सानहा गुल प्लाजा का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। हुक्काम का कहने के मुतासर इमारत से एक लाश के कुछ हिस्से मिले हैं। अज़ा को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू हुक्काम का कहने के गुल प्लाजा सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई है। इस वक्त सानहा गुल प्लाजा का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, ये जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ बताएगा आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल ही जो है वो रज़ा कुछ जो है वो लाश के हिस्से मिले और उसे जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 29 हो गई है, जबकि इस वक्त यहाँ गुल प्लाजा में जो ऑपरेशन चल रहा था उसे आर्जी तौर पर रोका गया है। जो स्नॉर्कल काम कर रही थी उसे भी रोक दिया गया है और एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। साथ साथ आपको मैं ये बताऊँ कि जो इसके बिल्कुल साथ रिपा प्लाजा है, जिसके 4 से 5 पिलर्स डैमेज हुए थे, HBC की टीम अब यहाँ पहुँच चुकी है और कोशिशें की जा रही है कि जो पिलर्स डैमेज हुए थे उसके नीचे जो है वो आर्जी तौर पर सपोर्ट लगाई जाए। मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि HBC की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ काम कर रही है। ऑपरेशन रोकने की एक वजह ये भी बताई जा रही है, आप देख सकते हैं कि जो लेबर है वो यहाँ इस वक्त काम कर रही है। जितने भी 3 से 4 पिलर इसके डैमेज हुए हैं रिब्बा प्लाजा के, वहाँ जो है वो सपोर्ट लगाई जा रही है ताकि अगर जो गुल प्लाजा का एक हिस्सा इस तरफ झुका हुआ है, अगर वो खुदा न खासा इस तरफ गिरता है तो इसकी सपोर्ट की वजह से कुछ हद तक चीज़ें बच सकती हैं। ताहम रिब्बा प्लाजा में सुबह सवेरे जो है वो नोटिस दिए गए और तमाम तर मार्केट जो है ये भी खाली करवा ली गई है। दुकानदारों को ये कहा गया है कि इस बिल्डिंग के अंदर ना जाया जाए और पुलिस की नफरी जो है वो डिप्लॉयड कर दी गई है। जबकि मेन जो गुल प्लाजा है उसके तीसरे फ्लोर पर जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है। जो स्नॉर्कल है उसकी मदद हासिल की जा रही है। DC साउथ हो, पुलिस हुकाम हो, हमारी उनसे बात हुई है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फ़िलहाल सिर्फ जो हिस्सा इमारत का गिरा था उसका मलबा हटाया जा रहा है। इमारत का मेन जो पॉइंट है वहाँ से कोई मलबा नहीं हटाया जा रहा है। सर्चिंग के अमल को जब 100% यकीनी बना लिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो इमारत के अगले हिस्से में भी दाखिल हुआ जाएगा। अब भी इमारत के कुछ ऐसे पोर्शन बाकी हैं जहाँ अब तक सर्चिंग का अमल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, तो वहाँ कूलिंग का अमल जब मुकम्मल होगा, टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ सर्चिंग का अमल जो है वो उसे यकीनी बनाया जाएगा। 85 अफराद की लिस्ट है और बिल्कुल गुल प्लाजा की बैक साइड पे कैंप लगाया गया है जहां तमाम तर इन अफराद की फैमिलीज़ जो हैं वो मौजूद है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस की नफरी की जानिब से उन्हें रोका गया है और ये कहा गया है कि जैसी सर्चिंग के अमल को यकीनी बनाया जाएगा, मजीद अगर कोई अपडेट्स आती है तो उन तक वो पहुँचाई जाएंगी। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है। एतराफ़ की दोनों सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। 10 से ज़ायद फायर टेंडर यहाँ अब भी मौजूद है जो कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रही है। ताहम इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो इमारत के ऊपर लोड था, जिसमें जनरेटर थे, गाड़ियां थी, वो लोड कम कर दिया गया है ताकि इमारत का जो एक हिस्सा झुका हुआ है उसे भी किसी बड़े हादसे से बचाया जा सके, जबकि मलबे को भी जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो काम हो रहा है वो बैक साइड पे जो इमारत का मलबा है उसे हटाया जा रहा है हैवी मशीनरी की जानिब से। मेरे अकब में जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये फ्रंट साइड का मलबा है, अब तक इसको नहीं जो है वो हटाया जा रहा है या इसको नहीं छेड़ा जा रहा। उसके रीज़न ये है कि जैसे ही वो मशीनरी वहाँ से हटाई जाएगी फिर मशीनरी यहाँ लाई जाएगी और फ्रंट साइड से भी बड़ी एहतियात के साथ, स्ट्रेटजी के साथ जो है वो ये काम किया जाएगा। ये मलबा यहाँ ऐसे ही मौजूद है और इसे यहाँ रोका गया है। यहाँ से इस इमारत की मेन एंट्रेंस की रैंप जो है जो पार्किंग एरिया की तरफ जाती थी, बिल्कुल मेरे इस हाथ की जानिब से यहाँ से जाती थी, वो पूरी ढक चुकी है इस मलबे से और बताया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ काम शुरू किया जाएगा तो उसके बाद इस रैंप को भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अच्छा काशिफ, DC साउथ ने ये भी कहा था कि जब तक ये बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी, जब तक एक भी लापता शख्स जो बच जाता है उसको नहीं तलाश किया जाता। अब तक कितने अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं? बिल्कुल देखें, मजमूई तौर पर 16 अफराद की लाशें निकाली गईं। उसके बाद कुछ बॉडीज़ के पार्ट्स यहाँ से मिले, उनको जो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनके भी DNA जो है वो सैंपल लिए गए हैं। जो मजमूई तौर पर फिगर अब तक सामने आ गया, आपसे कुछ देर कबल भी एक जो बॉडी के पार्ट्स है वो निकाले गए, तो 29 का फिगर जो है वो सामने आया है और इस हवाले से उनमें से 17 की जो शनाख्त है अब तक नहीं हुई है, 11 की शनाख्त हो गई है। एक शख्स की शनाख्त जो है वो शिरोज़ के नाम से गुज़िश्ता राज की गई थी। अब से कुछ देर कबल ही उसकी जो फैमिली है वो सुराबकोट जो ईदी का सर्द खाना है वहाँ पहुँच चुकी है। सुरजानी के ये रिहायशी हैं और पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई तमाम तर मुकम्मल कर ली गई है और जो वो लाश है वो वर्सा के हवाले की जा रही है। तो इसी तरह जो बाकी के डेड बॉडीज़ है जिनकी शनाख्त हो गई है वो भी वर्सा के हवाले की जा रही है, जबकि जो 17 लोग जिनकी शनाख्त अब तक नहीं हुई है और जो 50 के करीब DNA सैंपल्स फैमिलीज़ के लिए गए थे उनसे उनकी मैचिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए।
डिप्टी कमिश्नर कराची साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा है कि सानेहा गुल प्लाजा में 11 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 85 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। 39 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है। जावेद नबी का कहना है कि जब सब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तभी पूरी इमारत को गिराएंगे। जब तक एक भी शख्स लापता है उस वक्त तक इमारत को नहीं गिराया जा सकता। जो बिल्डिंग का गिराव है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है। और कुछ हिस्सों के अलावा हमें वहाँ पे कोई भी ह्यूमन रिमेन्स या उन बचे लोग या ट्रैप्ड हमें नहीं मिले। हमारी कोशिश है कुछ जो ऐसे रहे हुए हैं स्टैंडिंग में जहाँ बिल्डिंग खड़ी है उस पर भी हम क्विकली सर्च कर लें। रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग के सेंटर से, ताकि हम और भी बिल्डिंग के अंदर जो सेंटर है वहाँ तक एक्सेस हासिल कर पाएँ। ये बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की। और खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो रिम्पा प्लाजा के बिल्कुल लकब में है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जाने हैं इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। SBCA टेक्निकल टीम ने अगर रिपोर्ट दिया कि रिम्पा प्लाजा ठीक है, देन एज पर लॉ जो होगा वो कार्रवाई करें। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद SPCA ने गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया है। SBCA ने रिम्पा प्लाजा इंतज़ामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासर हुए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। सुलेमान बताएगा कि रिम्पा प्लाजा के पिलर में क्या जैक लगाने के लिए अब सामान लाने का सिलसिला जारी है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल गुज़िश्ता रोज जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा को जो है वो खतरनाक करार देकर उसे जो है वो बंद कर दिया था और मालकान को बता दिया था कि इसके जो 2 पिलर्स हैं मेन, उनको जो है वो मुतासर हैं और उसके बाद जो है वो बिल्डिंग खतरनाक है, इसलिए वहाँ पर मूवमेंट ना की जाए। और अब वहाँ पर जो है वो जैकेटिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया गया है और कमजोर होने वाले जो कॉलम्स हैं उनकी लोड बेरिंग कैपेसिटी बहाल करने के लिए ये जैकेटिंग जो है वो की जा रही है और स्टील रीइंफोर्समेंट जो है वो की जा रही है ताकि इसकी जो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी है उसे बहाल किया जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस वक्त अमला वहाँ पर मौजूद है और जो SBCA के माहिरीन है और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उनकी ज़ेरे निगरानी जो है ये काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान अपडेट करने के लिए। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद कई घराने आज भी अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। उन्हीं में 16 साला फैज़ान भी शामिल है। फैज़ान के घर वालों का कहना है कि बेटा ये कहकर घर से निकला था कि हफ्ते के रोज़ काम ज़्यादा है और वापसी में देर हो जाएगी, मगर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद मुतासरा वालिदैन से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े में जो लापता अफराद हैं उनमें फ़ैज़ान भी एक हैं। फ़ैज़ान की उम्र 16 साल थी। वो गुल प्लाजा के 2nd फ्लोर पर काम करते थे। उनके वालिद और वालिदा मेरे साथ हैं। सुबह में वो यहाँ से निकले, रोज़ा रखा हुआ था उन्होंने हफ्ते के दिन, तो मिल के गए। तो जाते हुए बोल गए हम आज थोड़ा लेट हो जाएंगे, आज हफ्ते का दिन है, काम ज़्यादा होता है। तो बस वो मिल के जब गए हैं उसके बाद हमारा कोई रब्ता होता नहीं है उनसे। भतीजा भी बच्चे के साथ होता है, उसको कॉल की तो कहने लगे चाचा हम फंसे हुए हैं, आग लगी हुई है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। मेरे मुन्ना 4 दिन से फिजान उधर है और उसको किसी ने भी नहीं निकाला, ना हमको जाने दे रहे। मेरे बच्चे परेशान हो रहे वहाँ पर। आप खुदा के लिए मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दो, आपकी मेहरबानी होगी बहुत ज़्यादा। मेरे को सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। हम नहीं रह सकते अपने बच्चे के बगैर। मेरा बच्चा ला दो मेरे को। अगर नहीं निकाले तो हम खुद निकाल लेंगे जाके अपने बेटे को। ये हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल मरला है। ज़ाहिर है इन फैमिलीज़ से बात करना, इनसे पूछना, इनके दर्द को लेकिन महसूस किया जा सकता है। और ये जितनी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे, जिनके प्यारे लापता हैं, वो भी दुआगो हैं और हम भी दुआगो हैं कि कोई मुआवजा हो और इन तमाम ही लोगों की ज़िंदगियां महफूज रह सकें, ये किसी तौर पर ये मिलें और ये बाहिफाजत मिलें। कराची में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची आमने सामने आ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2 साल पहले RJ मॉल वाक़े के बाद 600 से ज़ायद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया था
और उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजी थी, जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 2 साल से वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट ही नहीं मिली थी और उन्हें पीर के रोज़ रिपोर्ट दी गई, जिस पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार भी किया है। अब इंक्वायरी हो रही है कि वज़ीर आला को ये रिपोर्ट क्यों नहीं पहुँचाई गई। आरजे मॉल गुलिस्तानी जौहर का राशिद मिनाज रोड का वाकया हुआ था। हमने उस जमाने में शहर के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट किया था, तकरीबन कुछ 600 साढ़े 600 बिल्डिंग्स का, जिसकी रिपोर्ट हमने भेजी थी और मैंने वजीर आला सिंध को वो रिपोर्ट शेयर भी की कि सर ये रिपोर्ट हमने भेजी थी, अगर इसके ऊपर ही इदारे काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आसान होगी। हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट का फुकदान है, इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती, जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको वहां पर काम करना है ना। आज वजीर आला साहब को यही कहा गया कि सर वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों को तय कर लिया जाए। जब तक हम इन्फोर्समेंट की तरफ नहीं जाएंगे, सजाएं नहीं देंगे लोगों को, तब तक जो है हम इन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी एम्पावर द रेलेवेंट अथॉरिटीज के वो सही तरीके से इन चीजों को दें और हम उनको बैक करें। वो रिपोर्ट जो है, मैं भी उस मीटिंग में था, वो अभी चीफ मिनिस्टर साहब को उसकी कॉपी दी गई। उससे पहले उनको ये रिपोर्ट्स नहीं भेजी गई, जिस पे वो बहरम भी हो रहे थे कि ये इस तरह की रिपोर्ट्स पहले क्यों नहीं आई। जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी भी इंक्वायरी हो रही है कि उनके पास ये क्यों नहीं पहुँचाई गई। कराची के इलाके महमूदाबाद से 100 बच्चों से बदफेली के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम इमरान का पंजाब का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ 2018 से 2023 तक 8 मुकदमात सामने आए। तफसीलात जानते हैं GNews के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान, क्या तफसीलात हैं? ये तमाम मुकदमात जो हैं वो सिर्फ पंजाब के से सामने आए या फिर मजमूई तौर पर सिंध और पंजाब से? जी नहीं, बिल्कुल ये जो मुकदमात हैं ये सिर्फ पंजाब के मुकदमात बताए जा रहे हैं, जो कि 2018 से लेकर 2023 के दरमियान दर्ज किए गए थे। ये सारे के सारे मुकदमात मुल्तान और उसके गिरदोनवा के इलाकों के हैं, जिसके अंदर तमाम मुकदमात मुख्तलिफ नौयत के भी बताए गए हैं, जिनमें से एक बच्चे के साथ बदफेली का, एक बच्चे को अगवा करने का, इसके अलावा इक़दाम कत्ल जैसी संगीन दफात के तहत भी इसके इन 8 मुकदमात में, ये दर्ज मुकदमात में शामिल हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम की जो अहलिया थी वो 2014 में बच्चों के हमरा फैसलाबाद चली गई थी, इससे लड़ाई करके। तमाम इस दौरान ये कराची और पंजाब आना जाना ऐसा लगा रहता था और इसी दौरानिये में इसने ये वारदातें करके ये भागकर कराची आ जाता था। इसके अलावा मुलजिम से जो इसके DNA सैंपल लिए गए थे, वो DNA भी जो मुतासिरा बच्चे हैं उनके साथ मैच कर गए हैं। पुलिस हुकाम के पास इस हवाले से रिपोर्ट भी मौसूल हो गई है कि जो DNA थे वो मैच कर गए हैं। 8 जो केसेस थे वो मुकम्मल तौर पर उनकी तस्दीक हो गई है। अब पुलिस हुकाम ने इसको मजीद 4 रोज़ा रिमांड पे लिया और मजीद कोशिश की जा रही है जो तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए, जल्दी मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। बहुत शुक्रिया जीशान अपडेट करने के लिए। कि इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी और मुआहदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ है। तफसीलात जानते हैं रोज़नामा द न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद मुस्तफ़ा से। खालिद मुस्तफ़ा साहब, क्या तफसील है इस खबर की? जी, ये 16 जनवरी को उन्होंने नोटिस ऑफ जो है आर्बिट्रेशन जो है पाकिस्तान को सर्व कर दिया है और जिसके मुताबिक उन्होंने जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। और ये जो प्रोसेस है OIC इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के तहत किया गया है और इसमें सऊदी जो ग्रुप है, अल-जुमाया ग्रुप है, इस तरह कुवैत का डेनहम कंपनीज का ग्रुप है जिसमें 5 कुवैतीस कंपनीज हैं और जो अल-जुमाया का ग्रुप है इनके 30.7% इनके शेयर्स हैं के इलेक्ट्रिक में। तो इन्होंने अपना जो एक जो आर्बिट्रेटर है वो भी अपॉइंट कर दिया है जिसका नाम प्रोफेसर स्टेफन शेल है और उन्होंने कहा है और पाकिस्तान के पास 60 दिन है कि वो भी अपना आर्बिट्रेटर जो है वो भी मुकर्रर कर दें। और ये 2 UK की कंपनीज हैं, लॉ फर्म हैं जिन्होंने इन्वेस्टर की बिहाफ पे पाकिस्तान के खिलाफ जो है आर्बिट्रेशन में गई हैं। उनमें एक जो लॉ कंपनी है उसका नाम है स्टेप 2 इंटरनेशनल और दूसरी जो है ओमनिया स्ट्रेटजी है। ये दोनों ही UK बेस्ड कंपनीज हैं, लॉ फर्म्स हैं और इन्होंने इनकी एक मेन जो लीगल काउंसिल है उसका नाम चेरी ब्लेयर है। चेरी ब्लेयर मैं बताता चलूं कि ये टोनी ब्लेयर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK हैं उनकी ये मिसेस हैं। ये जो
जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुकदमा किया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये इनकी मेन लीगल कौंसल है। यहाँ से पता चलता है कि जो मामलात है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं और उनका जो मुद्दा है वो ये है कि जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशंस हुई हैं और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है और जो मल्टी ईयर टैरिफ जो नेपरा ने दिया था, फिर पावर डिवीजन में ने उसमें इंटरवेंशन करके उसको रीएडजस्ट किया, जिससे 85 अरब रुपए का के इलेक्ट्रिक को नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 2016 में वो 66.4% जो शेयर थे वो बेचने पे राजी हो गए थे। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी थी, तमाम रेगुलेटरी और अप्रूवल्स भी हो गई थी, लेकिन फिर 8 साल इसको डिले किया गया, जिसकी वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक पावर वाले जो है वो ना खरीद सके। इससे उनको बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो डील हो जाती तो 1.77 बिलियन डॉलर्स जो थे वो उनको मिल जाने थे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमने 4.7 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में और इससे उन्होंने कोई डिविडेंड हासिल नहीं किया, उन्होंने कोई प्रॉफिट रिपैट्रिएशन भी नहीं की और इससे जो नेशनल एक्सचेकर है पाकिस्तान का उसको 3 बिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ है। हमने कोई जो है ना प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं की। इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसकी खिलाफ वर्जियां की हैं और उससे 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उसकी ठीक है, उससे 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, बता रहे थे। बहुत शुक्रिया तफसील बताने के लिए खालिद मुस्तफ़ा साहब। भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग के बाद खला से निगरानी का निज़ाम मजबूत करने का फ़ैसला कर लिया है। भारत 50 से ज़ायद जासूस सैटेलाइट्स खला में भेजने और रात के वक्त तस्वीरी सलाहियत हासिल करने का मंसूबा रखता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली को इस इक़दाम की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब पिछले साल पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान भारत को सरहदी निगरानी के अमल में अनदेखे मकामात का सामना करना पड़ा। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा और हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी मसाइल के काबिल अमल हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मुलाकात में मोहसिन नकवी का कहना था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबके लिए काबिल एहतराम है।